नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामा और आप सभी देख रहे हैं स्केरीबेल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जिसके साथ ये घटना घटा था उसी की नज़र से कहानी कुछ इस प्रकार है। बात एक रात की है जब मैं किसी काम से सिलीगुड़ी से मिरिक के रास्ते पर अपनी बाइक पर सवार था। अत्यंत ठंड के मौसम होने के कारण मैंने अपने आप को चारों तरफ से गर्म कपड़ों से ढक रखा था। जैकेट, जूता, मोजा, टोपी, टोपी के ऊपर हेलमेट, सब कुछ। पर जितना भी अपने आप को कपड़ों से ढकूं, बाइक चलाने के कारण ठंडी हवा कहीं न कहीं से अंदर जाकर शरीर को छूती ही थी। इसलिए न चाहते हुए भी उस रात में बाइक बहुत ही धीरे धीरे चला रहा था। रास्ता एकदम कोहरे से भरा हुआ सुनसान था और ठंडी ठंडी हवाएं तो चल ही रही थी। रास्ता इतना ही सुनसान था कि मुझे सिर्फ मेरी ठंड के किटकिटाते दांतों और मेरी बाइक की आवाज़ ही सिर्फ सुनाई दे रही थी। रास्ते पर अचानक याद आया कि मेरे जैकेट के पॉकेट पर एक सिगरेट पड़ा हुआ है। फिर मैंने अपनी बाइक को साइड किया और बाइक से उतरकर अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालने लगा। जब हाथ बाहर निकाला तो सचमुच वहां एक ही सिगरेट था। अपने शरीर को थोड़ी गर्मी देने के कारण मैंने लाइटर से अपनी वो सिगरेट जलाई और साइड पर सिगरेट फूंकने लगा। वहां धूम्रपान करते हुए मैं उस सुनसान रोड पर देखने लगा। चारों तरफ कोहरा होने के कारण रास्ता उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा था और मन ही मन सोचने लगा, अब अब और 1 घंटा का रास्ता है। मैं सिगरेट पीते पीते वहां देख ही रहा था कि पीछे रोड से कुछ अजीब सी आवाज मुझे सुनाई दी। भैया! वो आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा पर वहां कोई ही नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ भूल सुन लिया हो। मैंने अपनी सिगरेट को नीचे फेंका और जूते से मसलने लगा। जूते से सिगरेट को मसलते मसलते मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मुझे कुछ ही दूरी पर एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की मुझे ही घूर रही थी। मैं बड़ा आश्चर्य था क्योंकि अब भी 2-3 सेकंड पहले जब मैं पीछे मुड़ा था तो वहां कोई ना था। अब यह लड़की अचानक इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ पहुंची? और ये लड़की इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर क्या ही कर रही है? और ये मुझे ही क्यों टुल टुल घूर रही है? मैं उसे देखते हुए ये सब देख ही रहा था कि वो लड़की जल्दी जल्दी चलते हुए भैया भैया कहते हुए मेरे नजदीक आने लगी। वो लड़की जब मेरे पास आई तो उसका आकृति और भी साफ होने लगा। वो रूप से तो अत्यंत सुंदर थी। सच कहूं तो मैंने आज तक उस लड़की जैसी सुंदर लड़की अभी तक नहीं देखी थी। उसने बड़े ही साधारण सा कपड़ा पहना हुआ था, एक लाल रंग का चूड़ीदार और सफेद रंग की सैंडल। उसने मुझसे कहा, भैया देखिए ना, मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही। रात भी काफी हो गई है। मुझे अकेला यहाँ सुनसान रास्ते पर डर सा लग रहा है भैया। क्या क्या मुझे आप अपर चौक तक छोड़ सकते हैं? मैंने भी ज़्यादा सोचा न समझा उसे बाइक पर बिठा लिया और हम उसी ठंडी ठंडी हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने देखा कि उस ठंडी हवाओं के कारण और सामान्य चूड़ीदार पहनने के कारण वो लड़की ठंड से कांप रही थी। मैंने फिर से बाइक को साइड किया और उतर गया। इस पर वो लड़की कहने लगी, क्या हुआ भैया, आपने आपने यहाँ क्यों रोका? इस पर मैंने अपना जैकेट उतारी और उस लड़की को देते हुए कहा, लो ये पहन लो, तुम ठंड से कांप रही हो और बाइक पर चलने के कारण ठंड और भी ज़्यादा लगेगी। यह पहनने से ठंड कुछ कम लगेगी। इस पर लड़की ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भैया, ये जैकेट अगर आप मुझे दे देंगे तो फिर आपको ठंड लगेगी, आप कांपने लगेंगे। इस पर मैंने कहा, अरे लो लो पहन लो इसे, मैंने हाईनेक पहना हुआ है, अंदर से ठंड नहीं लगेगी मुझे, तुम पहन लो ये जल्दी।
उसने भी ठीक है कहते हुए झिझकते हुए वो जैकेट पहन ली और हम फिर से सफ़र पर चल पड़े। सफ़र के दौरान मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम प्रतिमा बताई। बातों ही बातों से पता चला कि प्रतिमा पहले हिंदू थी, बाद में उसके माता पिता क्रिश्चियन जाति में कन्वर्ट हुए थे। कुछ देर तो हम बातें करते रहे, पर बाद में बातें खत्म होने लगी। कुछ देर हम दोनों ही चुपचाप रहे। बाद में मैंने पूछा, प्रतिमा, दरअसल तुम यहाँ करने क्या आई थी, वो भी इतनी रात गए, ऐसे सुनसान सड़क पर अकेली? मेरे इस सवाल का जवाब प्रतिमा ने नहीं दिया। मुझे लगा जैसे हवाओं के कारण मेरी आवाज़ उस तक पहुंच ही नहीं पाई और मैंने भी एक ही सवाल दोबारा नहीं दोहराया। सफ़र के दौरान मुझे पता नहीं क्यों बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जैसे कि बाइक पर एकाएक भार कुछ ज़्यादा ही हो गई हो। पर फिर भी मैं इसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ता ही रहा। अचानक से एक जगह पर पहुंचकर प्रतिमा के वो हाथ जो मेरे कंधे पर थी, वो अचानक सख्त होने लगी, जैसे कि वो किसी चीज़ से डर गई हो या वो अपने आप को बाइक पर बैलेंस करने की कोशिश कर रही हो। पहले तो मुझे कुछ ऐसा ही लगा, फिर उसके उस हाथ ने मेरे कंधे को दबोचना शुरू कर दिया। उसके वो नाखून मेरे कंधे पर लग रहे थे, जिसके कारण मुझे थोड़ा दर्द भी होना शुरू हो गया था। मैंने प्रतिमा को बुलाया, प्रतिमा, पर प्रतिमा के गले से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने फिर थोड़ी जोर से, प्रतिमा क्या हुआ? इस बार प्रतिमा ने मेरी आवाज़ सुन ली और फिर से अपनी उंगलियों को नर्म करते हुए बड़े ही धीमे स्वर में, नहीं कुछ नहीं, कहते हुए चुप हो गई। हम अप्पर चौक तक जैसे ही पहुंचे, प्रतिमा ने, भैया भैया रुकिए, बाइक रुकी, मुझे यहीं उतरना है। मैंने भी बाइक एक साइड पर रोक ली और बड़े ही आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा। मेरे आसपास के वातावरण को देखा तो वहां कोई घर बार नहीं दिख रहा था, बस था तो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान। प्रतिमा बाइक से उतर गई। मैंने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? यहाँ तो कोई घर बार ही नहीं दिख रहा। इस पर प्रतिमा कहने लगी, नहीं भैया, मेरा घर यहाँ नहीं, बल्कि इस कब्रिस्तान की साइड से एक पतली गली जाती है, वहाँ से मुझे पैदल जाना पड़ेगा। बाइक उस पतली गली से ले जाने में आपको दिक्कत होगी। वैसे भी मेरा घर अब बहुत ही करीब है, मैं चली जाऊंगी। मैंने भी ठीक है, जरा सावधानी से जाना, कहते हुए अपना बाइक स्टार्ट किया और मैं आगे बढ़ गया। सुबह मुझे मेरा जैकेट याद आया। वो तो प्रतिमा पहन कर चली गई थी। उसे ही लेने मैं उस रास्ते पर दिन के समय चला गया था और मैं उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां मैंने कल रात प्रतिमा को छोड़ा था। मैं बाइक को साइड पर स्टैंड करके फुटपाथ पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। मुझे लगा जैसे अब मुझे वो जैकेट मिलने वाला तो नहीं। मैंने भी खैर जाने दे कहते हुए बाइक की तरफ मुड़ा ही था कि मेरी नज़र उस कब्रिस्तान पर पड़ी। एक चीज देखकर बड़ी हैरान सी हो रही थी। मैं उस कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर गया। वो कब्रिस्तान सचमुच बहुत बड़ा था। चारों तरफ जहां देखो हरी भरी घास के बीच बस सफेद सफेद कब्र ही दिखाई दे रहे थे। पर उन सफेद कब्रों के बीच मुझे कुछ काला काला सा भी दिखाई दे रहा था। मैं उस काले चीज का जब कुछ नजदीक पहुंचा तो पता चला कि वो तो मेरा जैकेट है। मैं दौड़ा दौड़ा उस कब्र के पास गया जिस पर मेरा जैकेट था। मैं बड़ा ही आश्चर्य था। मैंने मेरे जैकेट को उठा लिया और अचानक जैकेट को उठाते समय उस कब्र को ध्यान से देखा तो वहां प्रतिमा का नाम लिखा था, जो तकरीबन 1975 में मर गई थी। वो नाम देखते ही मेरी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी होने लगी। दिमाग पर कई सारे सवाल एक साथ आने लगे। कल रात का एक एक दृश्य मेरे आंखों के सामने फिर से ताजा होने लगे। तभी मुझे कुछ याद आया और
मैंने अपने टी शर्ट के कॉलर को जरा खिसका कर देखा तो कल रात के प्रतिमा के नाखून से लगा हुआ वो दाग अब भी मेरे कंधे पर ही हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। मैं वो जैकेट को लेकर भागा भागा उस कब्रिस्तान से बाहर आ गया और वहां से जल्दी जल्दी घर की ओर रवाना हो गया। उस घटना को अब तो बहुत साल गुजर गए हैं, पर फिर भी मुझे यह घटना इतनी अच्छी तरह याद है कि मानो कल की घटना हो। यह घटना जब जब मुझे याद आता है तब तब मेरा पूरा शरीर ठंड से फूलने लगता है। कभी नहीं भूल सकता मैं वो सफर।